हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विस्परिंग मिस्ट्रीज। कुआलालंपुर से 239 लोगों को लेकर एक M370 प्लेन 8 मार्च 2014 को उड़ा, जिसका आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि वो कहां गया। एविएशन हिस्ट्री में सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन, जिसकी लागत थी लगभग $160 मिलियन होने के बावजूद भी आज तक इस बोइंग 777 का किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। ना ही प्लेन, ना ही उस पर सवार किसी इंसान का। हाँ, कहीं कोई छोटे मोटे टुकड़े किन्हीं आइलैंड्स पर गिरे मिले हैं और एक डैमेज्ड ब्रीफ केस जो इस प्लेन का माना जा रहा है। इसके अलावा इस प्लेन का एक भी ट्रेस कहीं नहीं मिल पाया है। एयरक्राफ्ट और उसके एक्सीडेंट से पहले 40 मिनट होते ही ये प्लेन अपने रूट से हटकर इंडियन ओशन की तरफ मुड़ गया था। उसके बाद ये फ्लाइट दुनिया के रेडार से गायब हो गई। दुनिया भर में इस एयरक्राफ्ट को लेकर कई थ्योरी सामने आई हैं, जैसे रिमोट हाईजैकिंग या एलियंस द्वारा फ्लाइट को अगवा करना। यहाँ तक कि एक अजीब थ्योरी के मुताबिक प्लेन का पायलट अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए शायद बीच फ्लाइट में ही हवा से पैराशूट लेकर कूद गया होगा। कई लोग ये भी मानते हैं कि शायद ये प्लेन किसी टाइम पोर्टल में चला गया होगा और शायद वो टाइम में फ्यूचर में कहीं पहुंच गया होगा। 12 अक्टूबर 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच कनाडा में मौजूद रिसर्चर्स ने स्पेस से आते हुए कुछ अजीब रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट किया। अब ये रेडियो सिग्नल्स एक सेट पैटर्न्स को फॉलो कर रहे थे, यानी हर 16 दिन में ये सिग्नल्स आते और 4 दिनों तक 2 घंटों तक रहते और फिर 12 दिनों तक सब तरफ चुप्पी। इन सिग्नल्स को FRB यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है। जब ये सिग्नल्स को ट्रेस किया गया तो मालूम पड़ा कि ये सिग्नल्स 500 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी से, एक स्पाइरल गैलेक्सी से आ रहे हैं। पहले तो ये सिग्नल्स अपने में ही एक मिस्ट्री थे, क्योंकि ये किसी को पता नहीं था कि इनका मतलब क्या है, और दूसरा इस सुदूर गैलेक्सी में ऐसा क्या था जो इन अजीब से सिग्नल्स को जनरेट कर रहा था। इन रेडियो सिग्नल्स की अभी तक कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। कई लोगों के मुताबिक ये सिग्नल्स शायद कहीं दूर इंटेलिजेंट एलियन लाइफ द्वारा जनरेट करके हमारी तरफ भेजे जा रहे हैं। बच्चों में एक खेल बहुत फेमस है और वो है रॉक पेपर सीजर्स। शायद आपने अपने बचपन में भी ये खेल कभी ना कभी जरूर खेला होगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस खेल की शुरुआत कैसे हुई थी? इस खेल की शुरुआत हुई थी चाइना की चान डायनेस्टी से, जो आज से 2200 साल पहले मौजूद थी। कई 100 सालों तक तो ये गेम चाइना में ही खेली जाती रही। फिर तकरीबन 17वीं शताब्दी में ये जापान में इंट्रोड्यूस हुई थी। इस खेल में 2 या 2 से ज्यादा ओपोनेंट्स हाथों के साइंस से स्टोन, पेपर या सीजर्स बनाते हैं और उनमें से विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा से इस खेल के अंदर स्टोन, पेपर या सीजर्स ही नहीं बनाए जाते थे। एक समय ऐसा भी था जब मेंढक और सांप के साइंस भी उंगलियों से बनाकर खेले जाते थे, जो आगे चलकर स्टोन, पेपर, सीजर्स के साइंस के साथ खेले जाने लगे। इस गेम से जुड़ी एक बेहद इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हुआ यूं कि सन 2005 में एक जापानीज बिजनेसमैन ने अपनी आर्ट कलेक्शन, जिसमें पिकासो जैसे बड़े महान पेंटर्स की पेंटिंग मौजूद थी, उसकी नीलामी करने की सोची। लेकिन ऐन मौके पर आकर 2 नामी गिरामी लोगों के बीच में बात ठन गई कि कौन उस पेंटिंग को खरीदेगा। जब कोई डिसीजन नहीं बन पाया तो उस जापानी बिजनेसमैन ने ये डिसाइड किया कि वो स्टोन, पेपर, सीजर्स का खेल खिलवाएगा और जो उस खेल में विजेता होगा वो ही उस आर्ट कलेक्शन की पेंटिंग को जीतेगा। दोनों ऑक्शन हाउसेस ने 1 हफ्ते तक स्ट्रैटेजी बनाई। इस गेम को हाथों की उंगलियों से खेलने की बजाय दोनों टीम्स को एक पेपर दे दिए गए थे, जिसमें उन्हें रॉक, पेपर या सीजर्स लिखना था। इस गेम में वो टीम जिसने सीजर्स चुना था वो विजेता रही थी। जापान में इस गेम को सॉल्व करने वाला एक रोबोट बनाया गया है, जिसका विनिंग रेट 100% है। यानी इस रोबोट को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि उनका रोबोट हमेशा अपने ओपोनेंट से जीत जाता है, और वो ऐसा कैसे कर सकता है इसकी भी वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। उनके मुताबिक दरअसल ये रोबोट अपने कैमरा से अपने ओपोनेंट के मूव्स को पहले ही भांप लेता है और अंतिम क्षण में अपना डिसीजन ले लेता है।